नमस्कार, स्वागत एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन पॉइंट पर। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज राजस्थान के प्रमुख जो राजपूत वंश है उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में जो अध्ययन करेंगे। और आप लोग अगर अपने इस चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और अपने वीडियो को है जो मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें दोस्तों, जिससे कि अपना चैनल है जो आगे बढ़ पाए और धीरे धीरे आप लोगों को ये अच्छी जानकारी है जो अपने चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद है। तो आप लोगों को पता होगा अपने इस चैनल पर आरबीएससी की जो क्लास 10th की जो इतिहास और कला संस्कृति की जो बुक है उसमें से काफ़ी सारे टॉपिक है जो अपन ने अपने इस चैनल पर है जो अपलोड कर दिए हैं। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जा कर के अपने चैनल पर है जो उन वीडियो को है जो देख सकते हैं। तो करते हैं मित्रों इस वीडियो की शुरुआत, जो कि आज का प्रमुख टॉपिक अपना है राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। हालांकि ये मित्रों बुक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। हर एक जो आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसमें से है जो इस बुक में से काफ़ी सारे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार ज़रूर इसको देखिएगा और अपने इस चैनल पर है जो ये बुक पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल के साथ है जो जुड़िएगा और अपने मित्रों को भी इस चैनल पर है जो जोड़िएगा, ऐसी उम्मीद और आशा है आपसे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय। गुहिल वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। कौन सा? गुहिल वंश से शुरुआत करते हैं हम लोग। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का क्षेत्र है जो क्या कहलाता था? मेवाड़ कहलाता था और अभी भी है जो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ का उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इनके आसपास का जो क्षेत्र है। और गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। कहाँ पर? मेवाड़ में। यहाँ पर है जो गुहिल वंश ने शासन किया और इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक कौन? गुहिल के नाम पर है जो ये इसका नामकरण हुआ, गुहिल। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं। अबुल फजल इन्हें है जो ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है। कौन? अबुल फजल, जो कि ईरान के शासक नौशेखा से इनको संबंधित करता है। तो कर्नल टॉड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानता है। वहीं नैणसी और गोपीनाथ शर्मा, मोहनोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा है जो इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। क्या? ब्राह्मण होने का मत है जो प्रतिपादित करते हैं। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग है जो गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। कब किया था? 566 ईस्वी के आसपास। और गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। कौन हुआ? बप्पा। हालांकि पहले है जो गुहिल ने इसकी स्थापना की, फिर बाद में है जो बप्पा है जो इसका बप्पा रावल, जो कि इसका संस्थापक इस महत्वपूर्ण शासक है जो बप्पा रावल को माना जाता है। हालांकि स्थापना गुहिल ने की थी और बप्पा रावल है जो एक महान प्रतापी शासक हुआ था। तो बप्पा रावल अभी हम पढ़ेंगे इसको। 737 से 753 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। किनका? बप्पा रावल का। राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 737 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। किनको? मान मोरी जो है इनको परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। किन्होंने? बप्पा रावल ने, जो कि 737 ईस्वी में। और बप्पा की राजधानी नागदा थी। कौन? नागदा है जो बप्पा की राजधानी थी। और बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी यानी लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? कैलाशपुरी में करवाया था बप्पा रावल ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मित्रों एग्जाम में कि कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। कौन? एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज था। क्या नाम था? कालभोज। और बप्पा कालभोज की उपाधि थी। क्या? कालभोज की उपाधि थी बप्पा। और वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामलदास। कौन है वीर विनोद के रचनाकार? श्यामलदास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। क्या था? ये किसी राजा का नाम था? नहीं था, ये एक क्या कहते हैं, एक उपाधि थी, खिताब था ऐसा। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसलिए इतिहासकार सीबी वैद्य उसकी तुलना है जो चार्ल्स मार्टेल, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं।
किससे तुलना करते हैं? चार्ल्स मार्टेल से तुलना करते हैं। कौन? सीबी वैद्य। मित्रों, अपने इस चैनल पर है जो आप लोगों को पता होगा काफ़ी सारे वीडियोस है वो उपलब्ध हैं, और सब्सक्राइबर आप लोगों को पता है काफ़ी अभी कम हैं। तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर कंटेंट अच्छा नहीं है, इसलिए है जो इनके सब्सक्राइबर है वो बढ़ नहीं रहे। तो मित्रों, ऐसी बात नहीं है, कंटेंट काफ़ी अच्छा हो तो ही सब्सक्राइब करना आप लोगों से ऐसी रिक्वेस्ट है। आप लोगों को अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों को पसंद नहीं आते हैं तो आपकी मर्ज़ी। बस अपने चैनल पर है जो वीडियोस ऐसे ही उपलब्ध होते रहेंगे मित्रों आपको, और अच्छा अच्छा कंटेंट है जो यहाँ पर मिलता रहेगा। तो आप लोग ज़रूर है जो चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आगे हैं अपने जैत्र सिंह। कौन? जैत्र सिंह, जिनका शासन रहा था आपका 1213 से 1253 ईस्वी में है जो इनका शासन रहा था। गुहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे है जो अपनी राजधानी बनाया, और 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में है जो दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया। किसने किया था? ये किया था जैत्र सिंह ने। भूताला का युद्ध हुआ था उसमें, और जिसका वर्णन है जो जय सिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन। कहाँ पर? हमीर मदमर्दन किनकी रचना है? जो कि जय सिंह सूरी के द्वारा लिखित हैं, उसमें ऐसी जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में है जो इल्तुतमिश को हमीर कहा गया। क्या कहा गया? हमीर। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत्र सिंह ही हुआ है, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। ऐसा उन्होंने माना था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। आगे है रतन सिंह। कौन? रतन सिंह। हालांकि मित्रों, इस जो कि बुक है इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं दिए गए हैं, फिर भी हम लोग जो क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो इसी में से बन जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर है जो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पर आपको ये बुक है जो कंप्लीट करवाई जाएगी। इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, फिर भी अपन एक बार है जो इसको देख लेते हैं, जो कि ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा अपने को। तो हम लोग अलग अलग पार्टों में है जो इसको देखेंगे। आगे हैं रतन सिंह। कौन? रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी। रावल रतन सिंह को 1303 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। किनको? रतन सिंह को है जो 1303 में दिल्ली के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है जो हुआ था, और जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व्यापारिक उपयोगिता थी। चित्तौड़ को है जो वो प्राप्त करना चाहता था। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ को वो जीतना चाहता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने है जो रतन सिंह पर आक्रमण किया। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाए गए हैं। ये कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है मित्रों, जो कि रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी है उसको प्राप्त करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं, और अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल। कौन? रतन सिंह के सेनापति कौन थे? गोरा और बादल है जो वीर गति को प्राप्त हुए, तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर किया। और इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी है जो सम्मिलित था। कौन था? अमीर खुसरो, जिन्होंने खजाइन उल फुतूह जो बुक है वो लिखी थी। और आगे है अपना, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ, और उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह, कौन सा ग्रंथ? खजाइन उल फुतूह में इस आक्रमण का है जो वर्णन किया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खान, कौन? खिज्र खान को है जो चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़ का नाम है जो खिजराबाद कर दिया। क्या नाम रख दिया? जब इस किले को जीत लिया था चित्तौड़ को, तो इन्होंने है जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र के नाम पर है जो इसका नाम है जो खिजराबाद कर दिया। और रतन सिंह मेवाड़ की गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। क्या? अंतिम शासक था गुहिल वंश का, रावल शाखा का ये अंतिम शाखा था, रावल शाखा का। आगे है अपने राणा हमीर 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया, और हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ, किनके साथ में? लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ है जो अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उसके बाद है जो मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाने लगे।
ये सिसोदिया कहाँ से स्टार्ट हुए मित्रों? ये सिसोदा ठिकाने के जगीरदार हमीर ने 1326 में सितोड़ पर अधिकार कर गुहिल वंश की पुनः स्थापना की और सिसोदा का जागीरदार होने से उसे सिसोदिया कहा गया, ऐसा माना जाता है। और हमीर को मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई। क्या? मेवाड़ का उद्धारक किनको कहा जाता है? राणा हमीर को है जो मेवाड़ का उद्धारक माना जाता है। और राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन, क्या? विषम घाटी पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। और राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है ऐसी जानकारी। क्या? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में ऐसा कहा गया है कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। और हमीर ने सिंगोली जो कि बांसवाड़ा में है जो युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को है जो परास्त किया। सिंगोली के युद्ध में है जो बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को वहाँ पर परास्त किया था हमीर ने। आगे है अपने महाराणा लाखा। कौन है? महाराणा लाखा, जो कि 1382 से 1421 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना और मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था। क्या था यहाँ पर देखिए मित्रों एक बार कि 1382 में महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक बने और मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह जो लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश यह विवाह है जो लाखा के साथ संपन्न हो गया। किनके साथ हो गया? लाखा के साथ ही संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त थी कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। ये शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ का जो शासक है, उत्तराधिकारी है, वो हंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिसने लाखा के योग्य पुत्र चुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। और चुंडा को है जो राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा। क्या निकलने लगा? चांदी और सीसा। कहाँ से? जावर की खान से। और जिससे है जो आर्थिक समृद्धि बढ़ी। और इसी समय एक बंजारे ने पिसोला झील का निर्माण करवाया। किस झील का? पिसोला झील का है जो निर्माण करवाया। आगे है अपना महाराणा मोकल, जो कि 1421 से 1433 ईस्वी। महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। कौन? महाराणा मोकल। और 1421 में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। और पर जब चुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर है जो मांडू से लगा। और 1433 में मोकल की जेलवाड़ा में है जो सासा और मेरा ने महपा पवार के साथ मिलकर के इनकी हत्या कर दी। किनकी? महाराणा मोकल की। 1433 में मोकल की हत्या कर दी थी चाचा और मेरा ने, जो कि महपा पवार इनका जो है जो इनके द्वारा है जो इनके साथ में मिलकर के इनकी हत्या कर दी गई थी महाराणा मोकल की 1433 में। अगले शासक बनते हैं महाराणा कुंभा, जिनका शासन है जो 1433 से 1468 ईस्वी। मोकल के बाद उसका पुत्र है जो महाराणा कुंभा। कौन? मोकल के बाद उसका पुत्र है जो महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। कौन बना? महाराणा कुंभा। और राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया और कुंभा ने चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। किनको? चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। और 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना दिया। किनको? सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें है जो महमूद खिलजी को परास्त करके कुंभा ने इनको बंदी बना लिया। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। किसका? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके उपलक्ष्य में करवाया था? तो ये सारंगपुर की विजय हुई थी 1437 में, उसकी उपलक्ष्य में है जो इसका निर्माण करवाया। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर मेवाड़ और गुजरात में युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। और 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। क्या? मारवाड़ से मंडोर है जो छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह है जो मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। और 1456 में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच है जो संपानेर की संधि हुई। किन के बीच में? 1456 में हुई थी संपानेर की संधि। किन के मध्य? मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में। और इस संधि में ये तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे
और 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। दोनों है जो आपस में एक दूसरे में है जो उलझ कर रह गए और कुंभा है जो विजय हो गए। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण किया। कितने? 32 दुर्गों का निर्माण किया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ के दुर्ग है जो प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कौन? जो कि श्यामलदास है जो इनको मेवाड़ के जो 84 जो दुर्ग हैं उनमें से है जो 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, ऐसा माना जाता है। श्यामलदास ने माना था ऐसा। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है और इसका शिल्पी है जो कौन था? मंडन। कौन? मंडन है जो इसका शिल्पी था। और कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी तथा श्रृंगार शौरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षण कला के कारण आज भी एक अद्भुत थे। कुंभा एक विद्वान एवं विद्या अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य, क्या कान्हा व्यास ने लिखा था एकलिंग महात्म्य, ये पूछे जाते हैं मित्रों कि ये बुक किसकी है, ये किसकी है, तो ऐसा पूछा जाता है। एकलिंग महात्म्य जिनके रचनाकार जो कि कान्हा व्यास है, से ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत मीमांसा व शूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या, गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी और इसके काल में कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। किसने की थी? कवि अत्रि और महेश ने इनकी है जो रचना की थी। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को है जो महाराजा धीराज, क्या महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि है जो विरुद्धों से विभूषित किया। मित्रों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जो इस चैनल पर सब्सक्राइबर हैं जो पुराने, उनसे आग्रह है कि आप लोग अपने इस चैनल को और वीडियो को है जो शेयर अवश्य करें, जिससे कि और लोगों के पास अपना वीडियो पहुँचे और लोग अपने से जुड़े। ऐसी मैं आपसे आशा रखता हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसमें है जो सहयोग करेंगे और ऐसी आप लोगों की भावना में है जो आएगा कि हम लोग भी इसको शेयर करें। और जिनको मित्रों पढ़ना है और अगर यहाँ पर इसको कंटेंट इनका अपना जो ये कंटेंट है ये अगर पसंद आता है तो स्वतः ही वो अपने चैनल पर आ जाते हैं। ये ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि कहने से कोई सब्सक्राइब नहीं करता, ये आपको पता होगा। और कुंभा ने निसंदेह प्रतापी शासक था। कुंभा है जो क्या? निसंदेह प्रतापी शासक था और किंतु उसका अंतिम समय है जो कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया। क्या? उन्माद रोग हो गया और उसके पुत्र उदा ने है जो 1468 में उसकी हत्या कर दी थी और राणा मोकल की भी हत्या कर दी गई थी और अपने ये जो थे कुंभा की भी है जो हत्या कर दी गई थी उनके पुत्र उदा ने, और 1468 में इनकी हत्या कर दी थी। और मेहपा पंवार ने के साथ में वो मिलकर के है जो राणा मोकल की भी हत्या कर दी जाती है। आगे है अपना राणा सांगा 1509 से 1528। सांगा व उसके तीनों भाई पृथ्वीराज, जयमल और राज सिंह चारों को ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे और इस कारण उनमें है जो संघर्ष होना स्वाभाविक था। पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा। कौन? सांगा, और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत, क्या हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा ने 1509 में मेवाड़ का शासक बना। महाराणा सांगा है जो 1509 में मेवाड़ के शासक बने थे, जो कि महाराणा सांगा, हिंदूपत के नाम से इनको जाना जाता है। और इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासन करता रहा। कौन? नासिरुद्दीन है जो मालवा पर शासन कर रहा था और 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। इस सफलता से मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया तथा अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष है जो शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया और मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया। ये यहाँ आ गए थे अपने राणा सांगा के पास में, जिससे मालवा व मेवाड़ में युद्ध हो गया। क्या हो गया भाई? किसी को शरण देंगे तो युद्ध होना लाजमी है। तो ये मालवा और मेवाड़ में युद्ध हो गया और मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी जो कि द्वितीय पराजित हुआ और राणा द्वारा बंदी बना लिया गया। किनको? महमूद खिलजी द्वितीय को।
और ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न, नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिनको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच है जो संघर्ष हुआ, पर अंतिम रूप से सफलता किसी पक्ष को न मिली। और 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खातौली, जो कि अभी वर्तमान में देखिए मित्रों कहाँ पर है, ये आप लोगों को एक बार देखना है। अभी जो डिस्ट्रिक्ट है वो चेंज हुए, तो ये अभी खातौली कहाँ पर किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, ये पहले कोटा में आता था, लेकिन अभी देख लीजिएगा एक बार, गलत जानकारी नहीं दी जाती है आपको। युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया है, जो इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में है जो परास्त किया था महाराणा सांगा ने। इसके बाद राणा की सेना ने है जो बाड़ी, जो कि धौलपुर के युद्ध में है जो इब्राहिम लोदी को सेना को परास्त कर दिया, और इससे राणा की प्रतिष्ठा और बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया। दोनों युद्धों में है जो पराजित कर दिया था इनको। और आगे है 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। कौन आ गया अब? मुगल शासक बाबर आ गया यहाँ पर 1526 में, और इब्राहिम लोदी को है जो पराजित करके आगरा पर अधिकार कर लिया। और बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसके विरुद्ध है जो कूच किया, और बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है। ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा ने ऐसा कहा था कि मैं आपकी सहायता करूंगा और आप लोग इस पर है जो आक्रमण कीजिएगा, लेकिन ऐसी कोई है जो प्रमुख रूप से ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। चूंकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे और अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। यद्यपि खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ था, पर इससे पहले बयाना के युद्ध जो फरवरी 1527 में उसने बाबर का सेना को पराजित किया था। बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में, उसमें है जो बाबर की सेना को पराजित कर दिया था राणा सांगा ने। और 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हो गया। कब हुआ? 17 मार्च 1527 को। तोप खाने एवं तुलुगुमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर की विजय हो गई और राणा सांगा युद्ध में है जो घायल हुआ एवं उसे युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे सांगा को विष दे दिया। क्या दे दिया? सांगा को विष दे दिया। और तब उसके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे उनको विष दे दिया, जिसके फलस्वरूप है जो 30 जनवरी 1528 को बसवा में है जो सांगा की मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है अभी। कहाँ पर? मांडलगढ़ में। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह, जो कि 1528 से 1531, व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ के शासक बने, ऐसा माना जाता है। कौन बने थे? सांगा की मृत्यु हुई थी, तब है जो रतन सिंह शासक बना। उसके बाद में उनका जो कि राणा विक्रमादित्य है जो मेवाड़ का शासक बना था। फिर आते हैं अपने राणा उदय सिंह। ये भी इसमें इतने इम्पोर्टेंट नहीं माने जाते, इसलिए इनको छोड़ा गया है और सीधा डायरेक्ट है जो राणा उदय सिंह को यहाँ पर लिखा गया। 1537 से 1572 तक इनका शासन रहा था उदय सिंह का। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर उसके उदय सिंह को है जो बनवीर से बचाया था। किनको? उदय सिंह को है जो बनवीर से बचाया था। किसने? पन्नाधाय ने बचाया था अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा। कहाँ पर? कुंभलगढ़ किले में। और यहीं मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और 1540 में मावली उदयपुर में युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की थी। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। उदय सिंह ने बसाया था 1559 में। यहाँ उसने उदय सागर झील, कौन? उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। और अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। कब? अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार है जो जयमल और फत्ता नामक अपने दो सेनानायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। कौन? जयमल और फत्ता है जो इनके संरक्षण में है जो ये सौंप करके वहाँ से चला गया। किले की रक्षा के दौरान जयमल व फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए और अकबर ने जयमल फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनके हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां हैं जो लगवाई थी। किसने? अकबर ने लगवाई थी। उनकी जो वीरता देख करके
ये मूर्तियाँ लगवाई थी। कहाँ पर लगवाई थी? आगरा के किले के बाहर। अगले शासक बनते हैं महाराणा प्रताप। कौन? महाराणा प्रताप। 1572 से 1597 तक इनका शासन रहता है। 9 मई 1540, कब? 9 मई 1540। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बने। कब बने? 1572 में शासक बने थे। जन्म कब हुआ था? 9 मई को इनका जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का, जो कि कुंभलगढ़ में बादल महल में इनका जन्म हुआ था। और 1572 में है ये शासक बने अपने उदय सिंह के बाद में, अपने पिता के बाद में ये शासक बने। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किनको? जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया, मगर सरदारों ने उससे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। हालांकि इनके पिता ने है जो जगमाल को उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन जो बाकी जो सरदार थे उन्होंने है जो प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया इनको, उनको हटा करके। और इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। किनका? अकबर का। और प्रताप के सामने दो मार्ग थे, या तो वह अकबर की अधीनता स्वीकार कर सुविधापूर्ण जीवन बिताए, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। फिर भी प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को है जो सुना। कौन सा? संघर्ष को ही सुना था इन्होंने। अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, और इस संघर्ष की तैयारी में उसे अनेक कष्ट उठाने थे। और उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। क्या? मेवाड़ को संगठित करना पड़ता था पहले, इसलिए जो राज्य विस्तार होगा, अन्यथा राज्य विस्तार करना आसान नहीं था। अपने कर्तव्यों और विस्तारों से उसने सामंतों और भीलों का एक गुट बनाया, और जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार उन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया, और मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपना निवास स्थान है जो कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। पहले वो कहाँ रहते थे? गोगुंदा में रहते थे, और फिर बाद में है जो इनका निवास स्थान है जो कुंभलगढ़ में स्थानांतरित कर दिया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, अतः उसने समझौते के प्रयास किए। इन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य उसने 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने? काफ़ी भरसक प्रयास किया था अकबर ने, लेकिन महाराणा प्रताप है जो अपने जो जिद पर अड़े रहे और अधीनता स्वीकार नहीं की। उसने 4 शिष्टमंडल भेजे। जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये इनको है जो भेजा था। और मगर महाराणा ने संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाई, अतः मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। और 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा, और वहीं उसने है जो मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576, और कहीं कहीं है जो इसकी तारीख है जो 21 जून भी बताई गई है, को स्वीकार करते हैं। 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, और जो यह हल्दी घाटी की युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? हल्दी घाटी युद्ध। इसने कर्नल जेम्स टॉड ने इसका क्या नाम दिया था? आप लोग कमेंट में बताइए। हल्दी घाटी की युद्ध के और अपना जो क्या नाम है उसका, दिवेर का युद्ध, इन दोनों को कर्नल टॉड ने किस नाम से पुकारा, ये आपको कमेंट में बताना है। प्रताप की सेना के हरावल सेना का अग्रिम जो दस्ता है, हरावल मतलब सेना का जो अग्रिम भाग होता है उसको हरावल कहा जाता है। तो इसका नेतृत्व है जो हकीम खान सूर कर रहा था। कौन? हकीम खान है जो सूर कर रहा था। और जबकि मुगल सेना का हरावल का नेतृत्व है जो जगन्नाथ कछवा कर रहा था। कौन? जगन्नाथ कछवा। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबीदा ने, किसने? झालाबीदा ने है जो प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया। इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका, अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है मित्रों कि ये युद्ध है जो अनिर्णायक रहा, और कहीं कहीं है जो महाराणा प्रताप की विजय मानी जाती है, कहीं अकबर की विजय मानी जाती है। हालांकि विजयी जो कि महाराणा प्रताप रहे थे, क्योंकि इन्होंने है जो स्वीकार नहीं की थी, और अकबर की सेना के सामने है जो अधीनता स्वीकार नहीं की, और वो है जो युद्ध से बाहर निकल गए, इसलिए इनको है जो ये युद्ध भूमि से दूर भेज दिया गया था महाराणा प्रताप को, उनका संकट में देख करके उनको। तो झालाबीदा ने है जो इनका मुकुट धारण कर लिया था। अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका, और हल्दी घाटी की युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारने शुरू कर दिए। और इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, क्या?
अबुल फजल ने इसको क्या कहा था? खमनौर का युद्ध। और बंदायूनी ने गोगुंदों का युद्ध कहा था, गोगुंदा का युद्ध। ये एग्जाम में पूछा गया है अभी मित्रों, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चंस। जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है, क्या कहा है? जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। देखिए मित्रों, ये कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था, ये आप लोग ज़रूर बताइए। आगे हैं, क्या आप जानते हैं हल्दी घाटी नाम हल्दी रंगी मिट्टी के कारण नहीं पड़ा? ऐसी मिट्टी यहाँ है भी कहाँ? लाल, पीली और काली 3 रंगों वाली मिट्टी है, फिर हल्दी घाटी नाम क्यों दिया? इसका एकमात्र कारण ये है कि यहाँ हल्दी चढ़ी कई नव विवाहिताएं पुरुष वेश में लड़ मरी। ऐसा अजूबा भारत डॉक्टर महेंद्र भानावत ऐसा मानते हैं। आगे हैं 1576 ईस्वी से 1585 ईस्वी तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान किए। शाहबाज खान, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी गई, मगर उन्हें जो ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और इस कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो घटित हुई। और 3 अप्रैल 1578 को भीषण संघर्ष के बाद शाहबाज खान कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा। कौन? शाहबाज खान। और 1582 में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध है जो देवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया, और महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी पर तैनात मुगल सूबेदार शेरिमा सुल्तान खान को एक ही वार में परलोक पहुंचा दिया। कितने खतरनाक हुए थे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की यह बहुत बड़ी सफलता थी, और इसी कारण है जो देवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर मेवाड़ का मैराथन कहा है। आगे है 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेज सका, और 1585 से 97 के बीच प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया और चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई, और चावंड के पास बाड़ोली नामक गांव में है जो प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया। और प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्ज्वल विजय या उससे अधिक की कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र नहीं हुई हो, ऐसा कर्नल टॉड लिखते हैं। और हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोफली और देवेर मेवाड़ का मैराथन है, ऐसा कहा था कर्नल टॉड ने। ये यहाँ पर आ गया है यहाँ पर। और 19 जनवरी 1597 को है जो महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, ऐसा ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम। अगले शासक हैं राणा अमर सिंह। कौन? अमर सिंह, जिनका शासन था 1597 से 1620 ईस्वी। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बना, और शासक बनने के उपरांत उसे मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। और 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। उसने मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी, और मेवाड़ के सामंत युद्धों से ऊब गए थे एवं उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। अतः उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला। क्या डाला? दबाव डाला था। अतः उन्होंने करण सिंह को अपने पक्ष में कर मुगल पर संधि करने का दबाव डाला, और सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई। कब हुई थी? जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, और उस टाइम है जो अमर सिंह शासक थे। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। चित्तौड़ तो लौटा दिया गया था, लेकिन उसकी मरम्मत है जो नहीं करा सकते थे मेवाड़ के शासक। और इसी प्रकार है जो विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ। जो काफ़ी लंबे समय से है जो संघर्ष होता रहा था दोनों के बीच में, मेवाड़ और मुगलों के मध्य, राजपूतों के मध्य, तो वो संघर्ष है जो समाप्त हो गया इस मेवाड़ मुगल संधि के कारण। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य से स्वयं खुश न था, और उसने स्वयं को राज कार्य से विरक्त कर लिया, और जहांगीर के जीवन की यह एक बड़ी सफलता मानी जाती। आगे है महाराणा राज सिंह। इनका शासन रहा था 1652 से 1680। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने इसे 1615 ईस्वी की मेवाड़ मुगल संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 सेना के साथ सादुल्ला खान को भेजा, और राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लिया, और मुगल सेना है जो कंगूरे बुर्ज गिराकर लौट गई।
और 1658 में मुगल शाहजादों में है जो उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ा, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता था। अतः महाराणा टालम टोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहे, लेकिन औरंगजेब ने उसे है जो 6000 जात एवं सवार का मनसब भी प्रदान किया, किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, से विवाह करके राज सिंह ने 1669 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया और इसके बाद 1679 में औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो गई। कब हुई थी? 1680 में। तो राज सिंह और औरंगजेब के मध्य काफ़ी युद्ध हुए थे, संघर्ष हुआ था राजकुमारी के कारण, जो कि अपनी चारुमती राजकुमारी, उनके कारण। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर है जो राजसमंद झील का निर्माण करवाया। किसका? राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। और इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगवाए गए हैं और संस्कृत भाषा में लिखित राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना है जो रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी और ये प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। मित्रों, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि राज प्रशस्ति की रचना किसने की थी, तो रणछोड़ भट्ट तेलंग। और ये थे अपने जो कि राणा राज सिंह। राज सिंह ने है जो गोमती नदी के पानी को है जो रोक करके यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण करा है। तो ये था अपना पार्ट जो कि मारवाड़ का राजपूत और राजवंश, उससे संबंधित हमने ये वीडियो देखा। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर अवश्य करना। मित्रों, इस वीडियो को हम लोग यहीं विराम देते हैं। अगले पार्ट में हम लोग मारवाड़ का राठौड़ वंश और इसके प्रमुख जो प्रतापी शासक हैं उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन कर लेंगे। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में रुचि नहीं रहेगी, तो अपन इस वीडियो को है जो यहीं पर विराम देते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को है जो अपने मित्रों के साथ में शेयर ज़रूर करें और अधिक से अधिक लाइक भी करना मित्रों, ये आपसे ऐसी उम्मीद है। तो ये था अपना जो कि राजपूत राजवंश। तो मिलते हैं मित्रों एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।